हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना अपियर हो रहे हो, चाहे वो आरबीआई एग्जाम है, रेलवे एग्जाम, एसएससी या फिर बैंकिंग, हर एक एग्जाम में आपको गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी। हो सकता है कोई नई गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम में एक्सटेंशन किया हो, या कोई गवर्नमेंट स्कीम जिसकी रिसेंटली हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हो, वो सारी बातें यहाँ पे कवर की गई हैं। ओके है जी, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर है। 6 मंथली कंपाइलेशन हम कर रहे हैं और ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश हुई हैं उन बुक्स पर वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। और आज हमारा ये सेकेंड वीडियो है जहां पे हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स पे बात कर रहे हैं। अब वो सभी बच्चे जिनको नहीं पता, जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको लास्ट 6 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, जनवरी से लेकर जून तक। तो जनवरी से लेकर जून 2024 में जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर करा दी है। और ये आज आपको रिमेनिंग 6 मंथ की स्कीम मिल जाएंगी। तो इस तरीके से पूरे 1 ईयर की गवर्नमेंट स्कीम आपकी रेडी हो जाएंगी। ओके है जी, आइए स्टार्ट करते हैं पहले स्कीम के साथ। देखेंगे, पहली स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन। दो वजह हैं, दो रीजन है जिसके कारण ये स्कीम न्यूज में है। पहला बात ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन को हमने एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा मार्च 2025 तक के लिए। तो मार्च 2025 तक के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारे जो सभी राज्य हैं उन सभी स्टेट में से 8 और सिटीज है जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा एज अ स्मार्ट सिटी। इसलिए आपको ये स्कीम न्यूज में देखने को मिल रही है। आइए हम पूरी कहानी समझेंगे। देखिएगा, हम गवर्नमेंट स्कीम को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लो, साथ ही साथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारी तैयारी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की होनी चाहिए। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन, इसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंशन कब तक का है? तो टिल 31 मार्च 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये स्कीम 30 जून 2024 में खत्म हो रही थी। स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं कि कोई शहर कैसे स्मार्ट शहर होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी सिटी में अगर सारी फैसिलिटी है, चाहे वो हेल्थ केयर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स है, आपके अच्छे क्लासरूम वाले स्कूल्स हैं, रोड अच्छी है, तो वो आपकी स्मार्ट सिटी कहलाएगी। हर घर में टैप वाटर कनेक्शन है, ठीक है, सीवेज सिस्टम प्रॉपर है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर से हो रहा है, तो वो आपकी स्मार्ट सिटी कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिटीज जिनको स्मार्ट कन्वर्ट किया गया है वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश हैज अ मैक्सिमम ऑफ 13 सिटीज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु मिल जाएगा 12 सिटीज, और फिर महाराष्ट्र आपको मिल जाएगा 10 सिटीज के साथ। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी मिशन को हमने एक्सटेंड किया है। ओके फाइन। अब अगर बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बजट के बारे में, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, साथ ही साथ पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट की सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है वो राज्य भी कंट्रीब्यूट करेगा, और उस पर्टिकुलर सिटी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, ये बात की गई थी इस स्कीम में। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में 48,000 करोड़ रुपीस दे चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक सिटी को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये पूरा स्कीम काम करता है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्मार्ट सिटी मिशन को हैंडल करता है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर बोला गया है जितने भी हमारी आर्म फोर्स सर्विसेज है, सेंट्रल आर्म फोर्स सर्विसेज में आपको एसएसबी, असम राइफल, सीआरपीएफ, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इन्होंने कहा है कि हम 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर्मर अग्निवीर्स को।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एसएसबी, इन सभी लोगों ने इंडिविजुअल नोटिफिकेशन इशू किए हैं और कहा है कि जो हमारे देश के एक्स अग्निवीर हैं उनको हम 10% रिजर्वेशन देंगे इन सभी सर्विसेज में। अगर इनकी वैकेंसी निकलती है और कोई फॉर्मर अग्निवीर अप्लाई करता है तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ ये जो सभी पोस्ट है इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो जो अग्निवीर होंगे, जो फॉर्मर अग्निवीर होंगे, उनको फिजिकल टेस्ट देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अग्निवीर के बारे में, तो यहाँ पर इस स्कीम को अगर हम डिस्कस करेंगे तो स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम को जून 2022 में, जून 2022 में अनाउंस किया गया था। ठीक है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, एलिजिबल है अग्निपथ स्कीम के लिए। अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, मतलब 4 साल की आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, 4 इयर्स की आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जिसमें स्टाइफन और अच्छी खासी सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 4 सालों के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी और 25% लोगों को परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा और रिमेनिंग 75% लोग अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो 75% क्या कहलाएंगे, फॉर्मर अग्निवीर कहलाएंगे। तो इनको यहाँ पर 10% रिजर्वेशन मिल जाएगा इन सभी वैकेंसीज में। क्लियर है, ये बात यहाँ पे कही है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4 year of the service 75 of them will be demobilized and the rest will be retrained the regular cadre। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द पीएम श्री। पीएम श्री का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम श्री स्कीम क्या है। पीएम श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसे हम पीएम श्री स्कीम कहते हैं। पीएम श्री स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब जो पीएम श्री स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। इसका पर्पस क्या था, हमारे देश के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको एक स्मार्ट क्लासरूम में, डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करना, ये है आपका पीएम श्री स्कीम। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इन तीनों राज्यों के लिए अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, इन तीनों राज्यों को फंड देने से मना कर दिया है क्योंकि इन्होंने मना किया था पीएम श्री स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब इन्होंने पीएम श्री स्कीम में पार्टिसिपेट करने से मना किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी स्कीम के अंदर, मतलब जो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो फंड दिया जाता है उसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो पीएम श्री स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका पर्पस है हमारे देश के जो स्कूल है उनको अपग्रेड करना और डेवलपमेंट करना। लगभग 14,500 स्कूल को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है 2022 से स्टार्ट होकर ये स्कीम रन होगी 2026-27 तक के लिए। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें अपने स्कूल्स को अपग्रेड करना है। यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग 60:40 की है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट पे करता है इन द केस ऑफ नॉर्मल स्टेट। और अगर आपके यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट है तो 90:10 आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे MISS मिस स्कीम के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम क्योंकि इसकी जो लिमिट थी, जो फार्मर्स लोन लेते थे उसको बढ़ा दिया है, 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज अपर लिमिट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फ्रॉम 3 लाख रुपीज टू द 5 लाख रुपीज, इसलिए आपको ये स्कीम न्यूज में देखने को मिल रही है। आइए इस स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये आपकी एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, मतलब अगर फार्मर्स लोन लेते हैं तो लोन में आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट
या फिर आपको छूट प्रोवाइड की जाएगी। यही है आपकी MISS या मिस स्कीम। इसमें आपको 3 लाख रुपए तक का लोन लेने की परमिशन थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कोई भी फार्मर फार्मिंग पर्पस के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, ये जो पॉलिसी आई थी वो खरीफ सीजन 2006-7 में आई थी। बाद में इस स्कीम को हमने इम्प्लीमेंट किया है 2022-23 से लेकर 24-25 तक के लिए। ठीक है, इसमें जो जितने भी आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, RRB और नाबार्ड हो गया, ये सभी लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी क्या है, तो नाबार्ड और RBI। नाबार्ड एंड RBI इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल फार्मर, जॉइंट बोरोवर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सभी लोग एलिजिबल होते हैं कि लोन ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई भी फार्मर अगर इंगेज है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी काम में अगर इंगेज है और उसको लोन की जरूरत है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब 5 लाख रुपए तक के लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपको क्या करेगी, 2% का इंटरेस्ट में डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। तो 9 - 2 = 5% हो गया। इसके अलावा एडिशनल कंसेशनल आपको डिस्काउंट मिलता है 3% का। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4% ही आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है युवा आपदा मित्र स्कीम। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर युवा मतलब यूथ, आपदा मतलब हो गया आपका जो डिजास्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी आपको पता चला होगा कि तिब्बत, नेपाल, बिहार में कितना मैसिव अर्थक्वेक आया, कितने सारे लोगों की जान चली गई है, क्योंकि यहाँ पे 7.1 रिएक्टर स्केल का आपको अर्थक्वेक या भूकंप देखने को मिला। तो युवा का मतलब हो गया यूथ, आपदा का मतलब हो गया डिजास्टर, मित्र मतलब आपका फ्रेंड। तो बेसिकली ऐसे कोई भी एरियाज जहाँ पे लगातार नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, फ्लड आते रहते हैं, उन सभी एरिया में जो आपके यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे ऐसी कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आते, तो वो लोगों की जानों को बचा सके। ठीक है, इसलिए अमित शाह जी ने रिसेंटली युवा आपदा मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंदर 2.37 लाख लोगों को ट्रेनिंग की जाएगी। ये एक वॉलेंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। एंड 1300 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जाएगा। 1300 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो खर्चा भी आएगा। तो यहाँ पे 470 करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है किसे, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। 470 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये स्कीम कितने एरियाज में इंप्लीमेंट की जाएगी, तो आप देखेंगे 315 जो मोस्ट इफेक्टेड डिजास्टर प्रोन स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके है जी। चलिए अगली स्कीम के बारे में बात करेंगे, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि इस बार मतलब जो आपका लास्ट क्वार्टर है जनवरी से लेकर मार्च तक का, इसके लिए भी हमारी जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स होती हैं उसके लिए इंटरेस्ट चेंज को अनचेंज रखा गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और मैंने आपको बताया था कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बताया गया है, 7.5% बताया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। डन। चलिए फिलहाल में न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से ऐसा बोला जा रहा था कि हो सकता है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम जो कि 2 साल की स्कीम है, इसको हो सकता है फर्दर एक्सटेंड किया जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि हमारा कोई भी यहाँ पे विचार नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इसने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है निर्मला सीतारमन जी ने कि मार्च 2025 के बाद से हम इस स्कीम को एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। आइए हम इस स्कीम के बारे में कुछ समझेंगे। सबसे पहली बात, जब हमारा यूनियन बजट 2023-24 का बजट आया था, उस बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। ये स्कीम केवल और केवल फीमेल्स के लिए होंगी। कोई माइनर है अगर, तो माइनर भी अपने अकाउंट को अपने लीगल गार्जियन की परमिशन से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये केवल आपकी फीमेल के लिए होगी और 2 years की आपकी स्कीम है। ये स्कीम कब तक के लिए है, अप टू मार्च 2025 के लिए है।
कोई भी महिला यहाँ पे 2 साल के लिए अपने अकाउंट को ओपन कर सकती है। माइनर भी गार्डियंस की प्रेजेंस में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज है और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता। तो मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 2 इयर्स है। लेकिन एक साल बाद अगर कोई इमरजेंसी है तो आप 40% तक अपने डिपॉजिट का विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड 2 साल का आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और खास बात यहाँ पर यह है कि 7.5% आपका ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1000 से लेकर 2 लाख रुपए जितनी आपकी मर्जी आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलता। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के बारे में बात करेंगे। कुसुम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। पीएम मतलब तो प्रधानमंत्री होता है। कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ठीक है, कुसुम का मतलब क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ये आपकी पीएम कुसुम स्कीम है। पीएम कुसुम स्कीम को 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, अभी फिलहाल में स्कीम न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया कि 4.11 लाख फार्मर्स हैं जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया है। मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं वो 4.11 लाख आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो पीएम कुसुम योजना के अंदर इस तरीके से सोलर, छोटे छोटे से सोलर ग्रिड्स या सोलर सोलर जो प्लांट्स या पैनल्स हैं वो आपके खेत में लगाए जाते हैं और जिससे आपका एग्रीकल्चर करने के लिए या इरिगेशन पर्पस के लिए जो पंप होते हैं वो पंप आपके किससे कनेक्ट हो जाएंगे? सोलर पैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करेंगे, साथ ही साथ जो ग्रिड होता है, ग्रिड पे जो बर्डन होता है वो बर्डन भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसलिए पीएम कुसुम योजना को लॉन्च किया गया था 2019 में फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब जो पीएम कुसुम योजना है इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है कि हमें 2 मेगावाट के छोटे छोटे पैनल्स को स्टैब्लिश करना है। कहां पर? फार्मर्स के खेत में। और इनके जरिए हमें 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। पहला तो ये टारगेट है। दूसरा है हमें कंपोनेंट नंबर बी, हमें 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप को फार्मर्स के खेतों में लगाना है। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा हमें जो सोलराइजेशन मतलब जो हमारे इरिगेशन पंप्स हैं उनको 15 लाख से ज्यादा पंप्स को हमें सोलराइज करना है जिससे ग्रिड से कनेक्शन को हटाया जा सके। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपको मिल जाएगी और अभी फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। कब तक के लिए बढ़ाया है? 31 मार्च 2026 के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो पीएम कुसुम योजना है वो 2019 की योजना है और इसको 2026 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके है जी। चलिए अगली स्कीम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, PMJVM। कई बार एग्जाम में ना स्कीम का पूरा नाम नहीं लिखा होता या एब्रीविएशन पूछ लिया जाता है, तो जब भी आप पढ़ो तो दोनों बातों को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के बारे में। ठीक है, अभी ये मिशन न्यूज में क्यों हुआ इस पे हम चर्चा करेंगे। इस मिशन के न्यूज में होने का रीजन क्या है? ट्राइफेड है। अभी ट्राइफेड क्या होता है देखेंगे। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम ट्राइफेड कहते हैं। ठीक है, अभी जो ट्राइफेड संस्था है इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंदर हम विकास वंदन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करेंगे। देखिएगा आज भी हमारे देश में कई सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के माइनर प्रोड्यूस जैसे कि शहद है या फिर आपने छोट लकड़ियां इकट्ठी कर ली, तेंदू पत्ता कलेक्ट कर लिए, राइट। तो आज भी कई सारे ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करती हैं। तो इनको सही वैल्यू मिल सके इसलिए यहाँ पे ट्राइफेड ने कहा है कि हम वंदन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करेंगे जहां पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच सके और सही कीमत उनको मिल सके। क्लियर है? तो इसी योजना मतलब प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन का ही ये आपको एक पार्ट मिल जाएगा। ट्राइफेड ने
वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करने के लिए फंड भी दिया है 587 करोड़ रुपीस। तो 587 करोड़ रुपीस का फंड किसने दिया है? ट्राइफेड ने दिया है। इसके अंदर 3958 3958 वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा अलग अलग राज्यों में, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए सही दाम मिल सकेगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा जो वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा वो राजस्थान में है, 479 लगाए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे आसाम में 471 है और आंध्र प्रदेश में आपको 415 वन धन विकास केंद्र देखने को मिलेंगे। हर एक वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करने के लिए 15 लाख रुपए 15 लाख रुपीस दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा राजस्थान को, राजस्थान के बाद मिलेगा आसाम को और आसाम के बाद मिलेगा आंध्र प्रदेश को। अब यहाँ पे देखेंगे एक यूनियन टेरिटरी है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर केवल एक ही वन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब इनको सबसे कम बजट 15 लाख रुपए 15 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नाउ बात करेंगे प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के बारे में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ट्राइफेड है। इस स्कीम को 2021-22 से 25-26 तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो बजट है वो 1612 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी। चलिए अगली जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के दो कंपोनेंट हैं, एक अर्बन है और एक रूरल है। मतलब एक हमें शहरी क्षेत्रों में घर बनाना है और दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पक्के घर बनाना है। दोनों स्कीम का पर्पस है हाउसिंग फॉर ऑल। हर एक व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है उसको एक पक्का घर प्रोवाइड करना, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या वो रूरल एरिया में हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। कैबिनेट ने रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को अप्रूवल दे दिया है और इसके लिए जो बजट दिया गया है वो 10 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। 10 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ घरों को बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हम समझते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना को जून 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका पर्पस था हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब हर एक व्यक्ति के पास शहरी क्षेत्र में घर हो। अब इसका एक नया कंपोनेंट मतलब फर्दर इस स्कीम को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 सालों के लिए स्कीम है, 10 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इसके अंदर 1 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे अर्बन एरिया में। ठीक है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, घर किसको बनाए जाएंगे, मतलब बेनिफिशियरी कौन होंगे? तो जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अर्बन एरिया में ऐसे लोग जिनके पास पक्के घर नहीं है, वो सभी लोग अंडर द स्कीम एलिजिबल होंगे। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास पक्का घर नहीं है और वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है और उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। लो इनकम ग्रुप के लिए एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यहाँ पे जो फंड होगा वो शेयर होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में फंड की शेयरिंग कितनी है? 60:40 है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब यहाँ पे ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है, जिनके पास आपकी अपनी विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली। आप सभी को अब तक तो इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी कि 5 फरवरी में आपको दिल्ली में इलेक्शन भी देखने को मिलने वाले हैं, राइट? तो दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 90:10 का है। लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि लद्दाख, लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है, तो ऐसी यूनियन टेरिटरी में 100% फंड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। डन? ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला गया है? इसमें एक और छोटी सी बात मेंशन की है, अगर कोई फैमिली है जो अपना घर बनाना चाहती है, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और उनको लोन की जरूरत है, तो आपको अप टू 25 लाख रुपीस 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जिसपे इंटरेस्ट में डिस्काउंट आपको 4% मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम सब्सिडी 1.80 लाख रुपीस तक की मिल सकती है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को भी एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो 24-25 से 28-29 के लिए 2024-25 से 2028-29 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण का मतलब है कि रूरल एरियाज में हमें हर घर में मतलब जो भी लोग हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है उनको पक्का घर प्रोवाइड करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को हमने 2016 में 2016 में लॉन्च किया था और अभी हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 28-29 तक। ऑब्वियसली बात है जब किसी स्कीम को आप एक्सटेंड करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ बजट दोगे। अब यहाँ पर भी बजट दिया है 3 लाख करोड़ रुपए। बजट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपीज बजट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 2 लाख रुपए है, 2 लाख करोड़ रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ रुपीज है। चलिए अब यहाँ पे कोई भी ऐसी फैमिली है जो रूरल इंडिया में रहती है और उसको पक्का घर बनाना है, तो पक्का घर बनाने के लिए, एक सिंगल घर बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना पैसा देंगे? तो 1.2 लाख रुपीज देंगे प्लेन एरियाज में, और अगर हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है या फिर माउंटेन एरिया है तो 1.3 लाख रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो नॉर्म्स हैं उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन लेकर आए हैं। क्या है देख लेते हैं। पहले बोला गया था कि वो सभी फार्मर्स जिनके पास यहाँ पे अगर हम बोले कि टू व्हीलर्स हैं तो उनको लोन नहीं मिलता था, या जो टू व्हीलर जिनके पास है वो यहाँ पे बेनिफिशियरी नहीं थे, उनको कवर नहीं किया जाता था। लेकिन अब नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है क्योंकि आज के समय में यार टू व्हीलर होना एक नॉर्मल बात है, राइट? तो यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल ने रिलैक्स कर दिए हैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें कहा है कि कोई भी फैमिली अगर उनके पास टू व्हीलर्स है, टू व्हीलर है, फ्रिज है, लेड लाइन है, या फिर आपकी मोटर फिशिंग बोट है, या आपकी इनकम अप टू 15,000 रुपीज पर मंथ है तो आप एलिजिबल है। पहले इन सबको बाहर रखा था। अगर आपके घर में लैंडलाइन भी है तो आपको पक्का घर नहीं मिलेगा अंडर द स्कीम, लेकिन अब इन सबको एक्सक्लूड कर दिया है, आपको घर मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ और कंडीशंस है जहां पे बेनिफिशरीज मतलब जिनको घर नहीं मिलता, जैसे कि किसी के पास अगर थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर है उनको यहाँ पर एक्सक्लूड रखा है। अगर आपके पास मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, आपके पास जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप टैक्स पेमेंट करते हैं, या फिर आप पेंशनर हैं, तो ऐसी सभी कंडीशंस में आपको बाहर रखा गया है अंडर द स्कीम। क्लियर? इतनी चीजें 2028-29 तक के लिए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। यूनिट कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में थी, 90:10। आपका यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर 100% विदाउट लेजिस्लेचर, और प्लेन के लिए 60:40 का रेशियो। तो सिमिलर यहाँ पे वो कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डन? यहाँ तक सारी बातें अगर समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है और यूजफुल लग रहा है सबसे बड़ी बात, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नंबर 4। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है काफी पुरानी योजना है, लेकिन इसका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 और अब फेज 4 को लॉन्च किया गया है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज 4 है वो 24-25 से 28-29 तक होगा। 2024-25 से 2028-29 तक आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। 2024-25 से 2028-29 तक के लिए स्कीम मतलब ये जो फेज 4 है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका बजट है 70,125 करोड़ रुपीस, और इसके अंदर 62,500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएंगी। ऐसे विलेजेस जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको रोड से कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? इतनी चीजें डन? ओके, तो 62,500 किलोमीटर की यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाई जाएंगी और 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे जो हैबिटेट है या विलेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए 2011 की सेंसस, 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो ऐसे विलेजेस जो मेन हाईवे के साथ कनेक्टेड नहीं है उन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसे विलेजेस जहां की पॉपुलेशन मोर देन 500 है,
पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 500 है, ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली स्टेट के बारे में बात करें तो ऐसे विलेजेस जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 250 है, ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ऐसे एरिया जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या फिर आप कह सकते हो कि माओवादी एरिया है, जहां पे नक्सलाइट रहते हैं, तो अगर उनकी पॉपुलेशन मोर देन 100 है तो ऐसे विलेजेस को भी हम रोड से कनेक्ट करेंगे। तो 25,000 ऐसे हैबिटेट्स को हम कनेक्ट करेंगे मेन आपके हाईवे के साथ। ये इसका पर्पस है। क्लियर है? नाउ बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ना, इस स्कीम को जब हमने 2000 में लॉन्च किया था, तब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा यार इससे तो मुझे बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट कर दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। ठीक है, मतलब अब इसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, राइट। नाउ बात करते हैं फेज 1। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 1 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था ऑल वेदर हमें अनकनेक्टेड हैबिटेशन में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। फिर फेज 2 2013 में आया, फेज 3 2019 में आया, और अब आपको फेज 4 देखने को मिल रहा है, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनिशियली ये सेंट्रल 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन 2015-16 में यहाँ पे जो फंडिंग रेशियो है वो 60:40 कर दिया गया। ठीक है, डन, इसको आपको याद रखना है। नाउ बात करेंगे पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम, क्योंकि हम लगातार ईवी को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे देश में हमने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है फेम। फेम स्कीम को हमने 2015 में लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था हमारे देश में ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना। फेम का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। ठीक है, फेम का क्योंकि फुल फॉर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम है। इसी फेम स्कीम को रिप्लेस किया गया है बाय द पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। तो पीएम ड्राइव का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीएम तो प्रधानमंत्री है, ई से इलेक्ट्रिक, ड्राइव से पूरा का पूरा ड्राइव, ड्राइव के बाद रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब इस स्कीम को 2 इयर्स के लिए हम लेकर आए हैं हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, 2 सालों के लिए है। बजट कितना है? 10,900 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। तो 10,900 करोड़ रुपए का बजट है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। किसके लिए? पीएम ई ड्राइव स्कीम के लिए। और पीएम ई ड्राइव स्कीम ने रिप्लेस किया है फेम स्कीम को। अब इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देखेंगे हम, इसके अंदर ये जो स्कीम है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए है, आपकी बसेस के लिए है और एम्बुलेंस के लिए है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स है उनके लिए स्कीम नहीं है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। आपके ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे लिखा है। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ई ट्रक के लिए 500 करोड़ रुपीस है। हमारे देश में जो चार्जिंग स्टेशन हमको बनाने हैं सिलेक्टेड हाईवेज पे, तो 2000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो टेस्टिंग एजेंसी है उनको अपग्रेड करने के लिए 780 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत या आयुष्मान कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने आयुष्मान कार्ड के बारे में सुना होगा, या फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर हर एक फैमिली को, हर एक फैमिली को पर ईयर 5 लाख रुपीस तक का, 5 लाख रुपीस तक का आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी टर्सरी या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2018 की स्कीम है जिसमें अप टू 5 लाख रुपीस पर एनम पर फैमिली आपको प्रोवाइड किया जाता है टर्सरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। इसके साथ साथ इसमें अप टू 3 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किया जाता है। जितने भी खर्चे वो सारे कवर होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, जरा देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट ने 5 लाख रुपए अप्रूव किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन अबव द 70 ईयर।
मतलब ऐसी सभी फैमिलीज जिसके परिवार में ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 ईयर प्लस है, तो उनको एडिशनल 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे हॉस्पिटलाइजेशन केयर के लिए। ठीक है, और इसमें कोई भी बार नहीं है कि आप पेंशनर हैं, आप एम्प्लॉय रहे हैं, ये सभी के लिए, सभी सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, the union cabinet has approved health coverage of 5 lakh rupees for all senior citizen age 70 year and the above regardless of their income under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan आरोग्य योजना। इसमें स्पेशल एक आयुष्मान भारत कार्ड सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें एडिशनल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। अभी हमारे बजट में इसको अनाउंस किया गया था, एनपीएस वात्सल्य स्कीम को। तो निर्मला सीतारमन लॉन्च एनपीएस वात्सल फॉर माइनर, ऐसे बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है उन्हें माइनर कहा जाता है। और कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, सेविंग इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एनपीएस वात्सल स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो निर्मला सीतारमन जी ने एनपीएस वात्सल स्कीम को अपनी बजट स्पीच 2024-25 में अनाउंस किया था। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे इस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करती है और अपने जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं अंडर द एनपीएस वात्सल स्कीम। इसमें कोई भी पेरेंट्स और गार्जियन, चाहे वो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स होते हैं उनके लिए आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए एनपीएस टीयर 2 अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? एनपीएस टीयर 2 अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा, फिर उसकी मर्जी है कि आपका जो एनपीएस टीयर 2 अकाउंट है उसमें जितना भी पैसा है आप उसको या तो विड्रॉ करा सकते हो, अकाउंट को क्लोज करा सकते हो, या फिर इसको एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, ये फैसिलिटी बच्चों के पास होगी जब वो 18 साल के हो जाएंगे। अभी जो एनपीएस या फिर एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, इन दोनों को ही रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। जो भी एनपीएस वात्सल अकाउंट होल्डर होते हैं उनको एक 12 डिजिट का पीआरएएन नंबर दिया जाता है जो कि उनके लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही पीआरएएन नंबर रह सकता है जो कि 12 डिजिट का होगा। पीआरएएन का क्या मतलब होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। क्लियर है इतनी चीजें? ना बात करते डिपॉजिट साइज, तो इसमें मिनिमम आप 1000 रुपीज पर ईयर से मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। 3 साल के बाद अगर बच्चे की पढ़ाई है, हॉस्पिटल केयर के लिए बच्चे को पैसा चाहिए, तो आप अप टू 25% ऑफ योर डिपॉजिट साइज विड्रॉ कर सकते हैं। 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। लेकिन आप केवल 3 टाइम्स ही विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अगर जो सब्सक्राइबर है या जो माइनर है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके बाद क्या? तो 18 साल का जब वो माइनर हो गया तो वो टीयर 2 अकाउंट को टीयर 1 अकाउंट में कन्वर्ट करा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, वो चाहे तो अपने अकाउंट को क्लोज करके सारा पैसा विड्रॉ करा सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अगर आपका डिपॉजिट साइज 2.5 लाख रुपीज से कम है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो और अकाउंट क्लोज करा सकते हो। लेकिन अगर आपका डिपॉजिट साइज मोर देन 2.5 लाख रुपीज है तो उस केस में आप अकाउंट को बंद नहीं करा सकते, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। इफ द कॉर्पस इज मोर देन 2.5 लाख रुपीज, द सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ 20% और 80% जो है वो एन्युटी में चला जाएगा। मतलब आप 60 साल के हो जाओगे तो उसकी पेंशन बन के आपको मिलेगी। ये कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, या फिर एनपीएस स्कीम को 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सॉरी 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जिसमें आर्म फोर्स पर्सनल्स को बाहर रखा गया था। लेकिन 2009 में इसे ओपन टू ऑल कर दिया गया, सभी लोग, कोई भी इंडिविजुअल एनपीएस स्कीम में एनरोलमेंट कर सकता है। राइट, तो ये है हमारी एनपीएस। ओके, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, आपको ये वहां से मिल जाएगा।
ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना और पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। देखिएगा कुछ इस तरीके से मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी, हमेशा मेरे दिमाग से निकल जाता है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन आपको दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे पेड कोर्सेज अवेलेबल है, राइट? पेड कोर्स पे आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। नीचे वाले में लिखा है ई मैगजीन बंडल कोर्स, क्योंकि कई सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, या मैम ये बार बार झंझट होती है कि हर महीने एमसीक्यू की बुकलेट को डाउनलोड करो, उसके लिए पेमेंट करो, फिर मंथली बुकलेट के लिए पेमेंट करो, तो बार बार पेमेंट करना हमको सही नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एक कोर्स ऑफर कर दूं, इसलिए मैंने लॉन्च किया है ई मैगजीन बंडल कोर्स। इस पे आप जाओगे तो इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन वीकली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है वो, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इसके अलावा जो वाईटी पे हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ होती हैं, जैसे कि आज की पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगी जुलाई से दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स वाईटी क्लास पीडीएफ। फिर इसमें 6 मंथली ये वाली जो सीए मैगजीन है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, और फिर जनवरी से लेकर जून तक की, ये दोनों मैगजीन्स भी इसमें इंक्लूड हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिससे आपको ये अलग से मैगजीन नहीं परचेस करनी पड़ेगी, इस कोर्स में ही आपको ये मिल जाएगी। इसमें और क्या क्या इंक्लूड है बता देती हूँ मैं। इस कोर्स में और आपको क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में कवर है, देखिए वीकली सीए की आपकी पीडीएफ होंगी, ठीक है, पहली चीज। फिर आपका जो वीकली बैंकिंग जो सीए पीडीएफ होती है, वो तो ये दोनों चीजें तो फ्री होती हैं ऑलरेडी, तो ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये जो 6 मंथली मैंने कवर किया है, दो मैगजीन 6 मंथली अवेलेबल है यहाँ पे, एक है जनवरी से लेकर जून तक की, और एक है आपकी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की 2024 की। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो मंथली हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 12, वो 12 मैगजीन इसमें इंक्लूड होंगी। फिर हम मंथली यहाँ पे 100 या फिर 250 या 200 क्वेश्चन की बुकलेट, जो एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च करते हैं, वो 12 इसमें अवेलेबल होंगी। और जो आपकी बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं 12, वो इसमें इंक्लूड होंगी। तो आपको बार बार इन सभी चीजों के लिए पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें इस बंडल कोर्स में आप देखेंगे, ई मैगजीन बंडल कोर्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। स्टिल कोई डाउट रहता है तो इसमें एक व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और स्कीम्स पे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, PMJUGA, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान स्कीम। ठीक है, कैबिनेट ने इस स्कीम को भी अप्रूव कर दिया है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए है। हमारा जो यूनियन बजट था 24-25 का यूनियन बजट, उस बजट स्पीच में इस स्कीम के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये स्कीम 5 इयर्स के लिए है, 5 सालों के लिए आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इस स्कीम की क्या खास बातें हैं वो देखते हैं। तो लिखा है प्रधानमंत्री जनजाति, जनजाति मतलब आपका ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान। इसमें ऐसे विलेजेस जहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल है, ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन वाले विलेजेस को हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि इनके पास सभी फैसिलिटी हो, रोड कनेक्टिविटी, उज्ज्वला के अंदर गैस कनेक्शन हो गए, टैप वाटर कनेक्टिविटी हो गई, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, कम्युनिटी सेंटर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन को एक्सेस करने का तो ऑफर है, और आपको 1000 ट्राइबल हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर रह के अपनी एजुकेशन कर सकें। अब हमारा टारगेट होगा कि हम यहाँ पे हेल्थ केयर यूनिट को स्टैब्लिश करें, और यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उनको रिड्यूस करें। तो इसमें यही कहा गया है कि 10 किलोमीटर में, प्लेन एरिया में हर 10 किलोमीटर पे, और हिली एरिया में हर 5 किलोमीटर पे हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स को या मेडिकल यूनिट को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकें। क्लियर है, तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट है पीएम आशा। ठीक है, पीएम आशा स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा टू प्रोवाइड बेटर प्राइजेस टू फार्मर्स, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय आय संरक्षण अभियान। ठीक है,
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आपको पीएम आशा स्कीम देखने को मिलेगी। पीएम आशा स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल इस स्कीम को 15 फाइनेंस कमीशन तक के लिए, मतलब 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है विथ अ बजट ऑफ 35,000 करोड़ रुपीस। क्लियर है? अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, देखो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जिससे फेयर प्राइस मिल सके हमारे फार्मर्स को। हमारा पर्पस है कि जो फार्मर जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसका सही और एक्चुअल प्राइस उनको मिल सके, इसलिए 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, जो फार्मर के प्रोड्यूस हैं उनको प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट ऑन द एमएसपी, जिससे उनको सही दाम मिल सके। इसमें आपका फिजिकल प्रोक्योरमेंट होता है पल्सेस का, ऑयल सीड का, कोपरा का, बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज। जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसने अपने 100 केजी उसके पास, फॉर एग्जांपल 100 केजी उसके पास पल्सेस या दालें थी, वो मंडी में गए और मंडी में किसी प्राइवेट वेंडर को अपने प्रोडक्ट को बेच दिया। ठीक है? तो प्राइवेट प्रोडक्ट, जो प्राइवेट कंपनी को आपने प्रोडक्ट बेचा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस में आपने बेचा, 1 लाख तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस में बेचा और एमएसपी के अकॉर्डिंगली इनकी प्राइस हो रही थी 1.5 लाख रुपीस। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है, जो प्राइस में डिफरेंसेस आते हैं, एमएसपी में जो डिफरेंसेस आते हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। तीसरा होता है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें बेसिकली इस स्कीम में प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ किया है कि प्राइवेट प्लेयर भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं क्रॉप का। तो ये 3 कंपोनेंट आपको पीएम आशा स्कीम के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूज भारत मिशन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म। तो सर्वनंदा सोनोवाल जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवे को संभालते हैं, उन्होंने रिसेंटली क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में एक क्रूज शिप है जिसका नाम है इम्प्रेस। इम्प्रेस पे इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, क्रूज भारत मिशन। कब लॉन्च किया है? 1 अक्टूबर 2024। ये स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक होगी, मतलब ये 2024 से 2029 तक की स्कीम है और 3 फेजेस में होगी। कितने फेज में होगी ये स्कीम? 3 फेज में। चलिए बात करेंगे पहला फेज। पहला फेज है 1 अक्टूबर 24 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, 2024 से 2025 तक पहला फेज है, जिसमें हमारा पर्पस क्या है, हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स हैं उन एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल को मॉडर्नाइज करना, ये हमारा पहला फेज है। ठीक है, सेकेंड फेज है 1 अक्टूबर 25 से 31 मार्च 27 तक। इसके अंदर हमें नए क्रूज टर्मिनल्स को डेवलप करना है। पहले में हमने मॉडर्नाइज किया एग्जिस्टिंग को, दूसरे में हमने नए क्रूज टर्मिनल को स्टैब्लिश किया। थर्ड फेज आता है 1 अप्रैल 27 से 31 मार्च 29 तक। इसके अंदर हमें क्या करना है, रिवर टर्मिनल्स और जितने भी क्रूज सर्किट्स हैं उनको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी क्रूज सर्विसेज हैं, रिवर टर्मिनल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करना, ये इसका पर्पस है। आइए इस मिशन के अपने कुछ टारगेट्स हैं। टारगेट क्या क्या है जरा देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वनंदा सोनोवाल जी ने कहा है कि फेज 3 तक, मतलब 2029 तक, फेज 3 का मतलब है 2029 तक, अभी हमारे देश में जो सी क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक है वो 5 लाख है, इसको बढ़ाकर 10 लाख करना है। जो रिवर रिवर क्रूज पैसेंजर का ट्रैफिक है वो 5 लाख है, इसको बढ़ाकर 15 लाख करना है 2029 तक। इसके अलावा जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है वो केवल 2 हैं, इनको 10 करना है, 10 करना है बाय द फेज 3। और जो हमारे पास नंबर ऑफ रिवर क्रूज टर्मिनल है वो 50 है, इनको हमें 100 करना है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिएगा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, रीजन इज दैट क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, इन 6 महीनों की बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। ठीक है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे हम। क्या है? पीएम आरकेवीवाई एंड केवाई स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना के बारे में। कैबिनेट ने रिसेंटली इन दोनों स्कीम्स को, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करती हैं, इनको अप्रूव कर दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना। ठीक है,
बजट कितना है? 1 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। सेंट्रल गवर्नमेंट 69 करोड़ रुपीस देगी, रिमेनिंग 32,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। 1 सेकेंड। हाँ जी। अब इस स्कीम का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और ये कोई नई स्कीम नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी जिसको रिवैम्प करके वापस से लॉन्च किया गया है। पहला है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका पर्पस है कि हमारे देश में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, कि हमें क्रॉप रोटेशन में इस्तेमाल करना है, मल्टीपल या वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप को कल्टीवेट करना है, या फिर नेचुरल वर्मी कंपोस्ट और नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। ये सभी आपकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हमारे देश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। नेक्स्ट आता है कृषि उन्नति योजना। इसका पर्पस है हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इनहांस करना। ठीक है, फंडिंग पैटर्न है 90%, 90:10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। यूनियन टेरिटरी में 100% फंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें 60:40 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कृषि उन्नति योजना को, तो इसको 2005 में पहले लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान में हमने 2005 में इसको लॉन्च किया था। रिसेंटली हमने इसको रिवैम्प करके वापस से लॉन्च किया है। सिमिलर यहाँ पे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये स्कीम भी 2007-8 में लॉन्च की थी। फिर बाद में हमने 2017-18 में इसका नाम चेंज कर दिया और वापस से अब इसको रिवैम्प करके लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल। नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, ऑयल सीड्स अप्रूव टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द ईडेबल ऑयल्स। समझिएगा, अब हमारे देश में कोई भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, या इनफैक्ट नॉर्मल भी, हमारे देश में ऑलरेडी हम सभी को भी पता है कि जो ऑयल का कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स होती हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो मैक्सिमम जो हमारा ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम हम ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, मतलब हमारे देश में प्रॉपर ईडिबल ऑयल का कल्टीवेशन हो। इसलिए नेशनल मिशन और ईडिबल ऑयल ऑयल सीड्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ये स्कीम का ड्यूरेशन 7 ईयर्स का है। कितने साल की स्कीम है ये? 7 ईयर की स्कीम है, मतलब 24-25 से स्कीम स्टार्ट होगी और खत्म होगी 2030-31 में। ठीक है, 2030-31 में खत्म होगी। तो 7 ईयर की स्कीम है जिसके लिए बजट है 10,103 करोड़ रुपीस का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? नोडल मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है ईडेबल ऑयल का। हम अपनी 60 से 65% डिमांड के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, और वहां से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में कल्टीवेशन ऑयल सीड का ज्यादा हो, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है 20%। हमने इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे अलग अलग देशों से जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हमने 20% इसलिए लगाई है जिससे जो डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे प्लेयर्स है उनको सही वैल्यू मिल सके और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब ये स्कीम भी काफी चर्चा में है। ठीक है, चलिए इस स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझना। पहली चीज तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? अलग अलग जो हमारे देश की आईटी फर्म्स हैं, आईटी कंपनीज है, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगी, और हमारे देश के वो सभी लोग जो 12th पास है, डिप्लोमा होल्डर है, आईटीआई है, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप स्टाइफन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बेसिकली हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पायलट फेज लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का। इसके अंदर हम 1.25 लाख बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे इन द फिस्कल ईयर 24-25। इस स्कीम का अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमन जी ने किया है। हम 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ यूथ को 5 सालों में ट्रेन करेंगे, जिसके लिए हमने टॉप 500 कंपनीज के साथ टाई अप किया है। ठीक है, इसे मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा। इसमें क्या लिखा है, जो भी सिलेक्टेड यूथ होंगे, जो भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनको एवरी मंथ 4,500 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे रिमेनिंग जो 500 रुपीज है वो स्टे जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है
प्राइवेट कंपनीज अंडर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को स्टाइफन देंगी। तो ओवरऑल हर महीने 5,000 रुपए स्टाइफन प्रोवाइड की जाएगी जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 4,500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 500 रुपए वो प्राइवेट कंपनी देंगी जहां पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक बार वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 रुपए का। ये जो ट्रेनिंग होगी वो 12 महीनों की होगी। ठीक है, मतलब 12 महीनों तक आपको हर महीने 5,000 रुपए स्टाइफन मिलेगी। अब इसमें एलिजिबल कौन है? कोई भी यूथ जो 21 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में है लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब कोई भी आप फुल टाइम नौकरी नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि गवर्नमेंट जॉब में है या उसकी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कोई भी बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन IIT, IIM जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से की है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। लेकिन ITI वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर एलिजिबल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। कैबिनेट अप्रूव सप्लाई ऑफ fortified rice under the welfare scheme till December 2028 at the cost of 17,082 करोड़ रुपीस। अब हमारे देश में कई सारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम सुना होगा आप लोग ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें कहा है कि हम फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है, आयरन और विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और हमारे देश में एनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए फोर्टिफाइड राइस बेस्ट होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हम फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करेंगे अंडर द वेरियस वेलफेयर स्कीम। कब तक के लिए? दिसंबर 2028 के लिए, जिसके लिए बजट कितना रखा है? 17,082 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 100% जो पैसा देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। क्लियर है? ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। अब हम लोगों ने एक और स्कीम के बारे में सुना है जिसका नाम है PM सूर्यघर योजना, राइट? तो प्रधानमंत्री या फिर PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है वो 2024 की स्कीम है, 2024 में ही इसको लॉन्च किया है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करती है। इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 करोड़ घरों के ऊपर, 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है। सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है एंड 300 यूनिट पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। कब तक? 2026-27 तक के लिए आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी एंड 75,000 करोड़ रुपीस का आपको बजट मिल जाएगा। इस स्कीम को हमने सेवरल टाइम डिस्कस किया है, काफी बार हमने पढ़ा है और आपने न्यूज में भी सुनाई है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 2024 की स्कीम है। 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल करने हैं, 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है और 75,000 रुपए का यहाँ पे 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। चलिए अब इसी स्कीम का एक कंपोनेंट आया है इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें नए नए इनोवेशन आए। ठीक है, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड स्कीम गाइडलाइन फॉर 500 करोड़ रुपीस इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट अंडर द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें कहा गया है, इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इंडस्ट्री जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आए, सोलर ट्रेडिंग पे आपने बात की, नया इनोवेशन आप लेकर आए, तो ऐसे स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करेंगे जिसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ठीक है, और ये स्कीम 18 महीने के लिए है। ये स्कीम का ड्यूरेशन 18 मंथ है। तो एनी एंटिटी और इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पर एलिजिबल है। मैक्सिमम मंथ या ड्यूरेशन 18 मंथ्स है। 500 करोड़ रुपीस यहाँ पे बजट है। ठीक है, इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा वो 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा या फिर 30 करोड़ रुपीस जो भी लोअर होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर न्यू इनोवेशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। नाउ नेक्स्ट है PM यशस्वी स्कीम। ये स्कीम भी काफी ज्यादा न्यूज में थी रिसेंटली। अब PM का मतलब तो ठीक है भाई, यशस्वी का मतलब देखते हैं। यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया। यंग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से समझ लीजिए। PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, इसका पर्पस है, हमारे देश का विजन है सबका साथ सबका विकास, तो उसी के अंदर PM यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है,
किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी? इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर ऐसे सभी बच्चे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में हैं, आपकी डीनोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द पीएम यशस्वी स्कीम। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी क्लास 9th और 10th के बच्चों को जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके है जी? स्कॉलरशिप, सॉरी लोन नहीं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। डन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, पीएमवीकेवाई। इसको रिसेंटली 10 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना को कब लॉन्च किया गया? तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में, 28 ऑफ अक्टूबर 2014 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। यह आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पर्पस है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। बस इतनी ही बातें इस स्कीम में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आरआरबी के जो इंटरव्यू हुए थे तब भी एक क्वेश्चन पूछा गया था उड़ान स्कीम से। ठीक है, तो उड़ान स्कीम को 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहली चीज तो याद रखना है, उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली उड़ान स्कीम को एक्सटेंड किया है फॉर द 10 मोर ईयर्स। ठीक है, 10 सालों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इनिशियली 21 ऑफ अक्टूबर 2016, 21 अक्टूबर 2016 में उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था उस समय हमारे देश में केवल 75 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या 2024 में डबल हो गई है, 157। हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमारे देश में लगभग 350 से 400 एयरपोर्ट्स हो अंडर द उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान स्कीम। ठीक है, अब उड़ान स्कीम की जो पहली फ्लाइट हमने रन की थी वो कहां पर की थी? 27 अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के बीच में पहली फ्लाइट को रन किया गया था अंडर द उड़ान स्कीम। ओके है जी? चलिए नेक्स्ट स्कीम आती है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो आपकी एक एजुकेशन फी के लिए, मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए लोन स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा है फर्दर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को अप्रूव किया है जो अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ऐसे स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूट में, लेकिन केवल इन इंडिया, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, आइए अब हम लोन के बारे में बात करते हैं, कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा है जो एलिजिबल है पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, तो उनको गारंटी फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। इस लोन में आपकी ट्यूशन फी, आपके अदर एक्सपेंसेस, आपके जो लैपटॉप फीस या चार्जेस हैं वो सब इंक्लूड होंगे। इस स्कीम में अप टू 7.5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें क्रेडिट गारंटी 75% की कवर होगी। क्लियर है? डन इतनी चीजें, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। This means the government will reimburse the bank for 75% of outstanding loan amount if the student who has taken the loan default। जैसे कि मैंने लोन लिया और लोन का रीपेमेंट मैं नहीं कर पाई, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का लोन था, तो 5 लाख का 75% अगर मैं डिफॉल्ट हो जाती हूँ तो उस केस में बैंक को प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली है, अप टू 7.5 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर मेंशन है। नाउ बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। तो अंडर द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम आपको जो सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट पे वो 3% की मिलेगी। 3% की मिलेगी अगर आपने अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन लिया है। ठीक है, इतनी चीजें। अगर आपका लोन अमाउंट लेस देन 8 लाख रुपीज पर एनम है तो आप, सॉरी, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज पर एनम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब इस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है? 24-25 से 2030-31 तक का ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना, मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पीएम जनमन का फुल फॉर्म एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, फिर से पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी रिसेंटली फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। 15th ऑफ नवंबर को क्या होता है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो 15th ऑफ नवंबर को 2023 में जनजाति गौरव दिवस के ओकेजन पे पीएम जनमन योजना को लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है हमारे देश में वो सारे एरियाज जहां पे पीबीटीजी कम्युनिटी रहती है, हमारे देश में 75 पीबीटीजी कम्युनिटी है, उनके एरियाज का इकोनॉमिकली और सोशली हमें अपलिफ्टमेंट करना है। और इसमें कोई एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 9 मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ आपको पीएम जनमन योजना देखने को मिलेगा। ठीक है, पीएम जनमन योजना को 3 सालों के लिए लॉन्च किया गया था विद अ बजट ऑफ 24,104 करोड़ रुपीस। इसके अंदर हमें पक्के रोड, पक्की घर बना के देनी है पीबीटीजी कम्युनिटी वाले एरिया में। सबसे ज्यादा जो पीबीटीजी कम्युनिटी है 15, वो आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेंगी। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में 12 है, बिहार और झारखंड में 9 है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए, पीएम जनमन के बाद आ जाता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का इनिशिएटिव है, हम सभी को पता है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में लॉन्च किया था। इसका पर्पस था हमारे देश में इनोवेशन इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करना। फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ठीक है, या कह सकते हो कि अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2028 तक के लिए, जिसके लिए बजट है 2750 करोड़ रुपीस। 2750 करोड़ रुपए बजट है। 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अभी 1 जनवरी से हमारे देश में लागू हो चुका है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का पर्पस है कि हमारे देश में जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टी मेंबर हैं, उनको रिसर्च करने के लिए, फर्दर स्टडी करने के लिए अलग अलग जनरल के सब्सक्रिप्शन ना लेने पड़े, आर&डी करने के लिए ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो क्यों ना एक ही पोर्टल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग इंपॉर्टेंट जर्नल्स के जो पब्लिशर्स हैं उनको एक जगह प्रोवाइड किया जाए। इसलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका बजट 6000 करोड़ रुपए है फॉर द ईयर 25 टू 27, 2025 से 2027 तक के लिए ये स्कीम है। 6000 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसमें 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स 30 पब्लिशर्स के इंक्लूड होंगे। हमारा प्राइमरी फोकस एरिया टियर 2 और टियर 3 सिटीज देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। बस 2-4 स्कीम और बची हैं, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं। और अभी इसी दौरान इन्हीं 6 महीनों में इन सभी स्कीम को लॉन्च किया है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च CGS NPF स्कीम टू हेल्प फार्मर एक्सेस पोस्ट हार्वेस्ट लोन। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। कैसे काम करेगी इस पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कोई फार्मर है और फार्मर ने कल्टीवेशन किया, तो उसके जो हार्वेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी क्रॉप आपकी निकली है, आप उनको वेयर हाउस में रख सकते हैं और उसके बदले आपको एक ई रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट के बदले आपको लोन मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है टू इनेबल द फार्मर टू एक्सेस क्रेडिट फ्रॉम द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको लोन मिल जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके वेयर हाउस के बारे में। जब आप अपने जैसे कि एक फार्मर है, उसने 100 kg उसके पास वीट था। उस 100 kg वीट को उसने मार्केट में ना बेच के क्या किया, वेयर हाउस में रखवाया। बदले में वेयर हाउस ने क्या दिया, एक रिसिप्ट दिया कि ये फार्मर है, इनका 100 kg ग्रेन हमारे पास है। ये रिसिप्ट लेके गया फार्मर किसके पास, बैंक के पास, और बैंक बदले में क्या दे देगा, लोन दे देगा। जब फार्मर इस 100 kg ग्रेन को बेचेगा, बदले में जो पैसे मिलेंगे, तो अपने लोन को ये रीपेमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से स्कीम काम करेगी और इसको रन करेगा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका टोटल कॉर्पस 1000 करोड़ रुपीस आपको टोटल कॉर्पस इस स्कीम का देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, इसमें कोई भी फार्मर्स लोन ले सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसको हमने ENWR कहा है। ठीक है, अब इस लोन के बारे में बात करें तो कितना लोन मिलेगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर के लिए लोन लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन चाहिए तो आप अप टू 75 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप अप टू 2 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट विल रियम्बर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 85% ऑफ द लोन अमाउंट फॉर लोन अप टू द 3 लाख रुपीस। अगर कोई फार्मर 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है, ठीक है, अगर 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसका 85% रियम्बर्स कर देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपका लोन अमाउंट 3 से लेकर 75 लाख रुपए तक का है, ठीक है, और कोई डिफॉल्ट की सिचुएशन आ जाती है तो 80% तक का रियम्बर्समेंट कर देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी MSME, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब FPO, वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और लोन कौन प्रोवाइड करेगा, सभी आपके शेड्यूल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। चलिए अगली स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 50 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो PM टू डिसबर्स ओवर 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड टू प्रॉपर्टी ओनर अंडर द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 24 अप्रैल, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं ना, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। इसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। तो विलेज एरिया में कोई एक किसान है, उसका पूरा सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद यहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी कार्ड है कि कितनी जमीन है आपके पास, वो यहाँ पर इसको ओनरशिप प्रोवाइड की गई। कई बार दो किसानों की जमीन क्लैश होती है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो प्रॉपर मैपिंग के जरिए, जियो टैगिंग के जरिए और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी किया जाता है और प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप प्रोवाइड की जाती है इन द रूरल एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रॉपर्टी कार्ड का अंडर द स्वामित्व स्कीम। क्लियर है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है और हमेशा से कोशिश कर रहा है कि हम अपने देश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ये स्कीम 15 फाइनेंस कमीशन तक चलेगी, मतलब आपके 2025-26 तक आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसके लिए बजट कितना है, 2481 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका पर्पस है कि फार्मर्स को इनकरेज करना, किस लिए, कि वो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करें और डाइवर्स डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम को एडॉप्ट करें। ठीक है, अब आने वाले 2 सालों में यहाँ पे टारगेट है, क्या टारगेट है कि हमें 15,000 क्लस्टर्स ग्राम पंचायत में डेवलप करने हैं। ठीक है, 15,000 क्लस्टर्स डेवलप करने हैं ग्राम पंचायत में और 1 करोड़ फार्मर्स तक हमें नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को पहुंचाना है। हमारा टारगेट है कि हम 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर नेचुरल फार्मिंग करें आने वाले 2 सालों में। इसलिए हमने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन 2.0। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हो रही थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब यहाँ पे हमारे जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। जो नए पैन कार्ड्स होंगे उसमें आपको QR कोड मिलेगा। आप उन QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका कितना TDS डिडक्शन है, कितना टैक्स डिडक्शन है, ठीक है, आपका कितना रिटर्न फाइल हुआ है, एटसेट्रा। और हमारा टारगेट है कि जो पैन सिस्टम है उसको हमें फास्टर करना है और मोर सिक्योर करना है। इसलिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका बजट है 1435 करोड़ रुपीस। बजट कितना है, 1435 करोड़ रुपीस आपको बजट दिख जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो कस्टमर है जिनके पास पैन कार्ड है उनको फिर से रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट एक्सटेंड PM जीवन मिशन। तो PM जीवन मिशन को भी कैबिनेट ने बढ़ा दिया है 5 इयर्स के लिए, 5 सालों के लिए। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये जीवन मिशन है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो प्रधानमंत्री जीवन मिशन जो प्रोग्राम है ये फोकस करता है बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट करना। बायोमास मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन, गन्ना। शुगर केन से हम क्या करते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, तो ये बायोमास है। तो हमें बायोमास को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, यही आपकी पीएम जीवन योजना है। पीएम जीवन योजना की टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है 5 सालों के लिए, मतलब 28-29 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया और बजट है 1969 करोड़ रुपीस। क्लियर है इतनी चीजें? अब पीएम जीवन के बारे में बात करेंगे। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना पीएम जीवन योजना है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 से लेकर 23-24 तक के लिए, लेकिन फिलहाल 28-29 तक के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। अगला आता है मॉडल सोलर विलेज अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब देखेंगे हमारा टारगेट है, देखो अब हमें लोगों को बताना है कि यार आप सोलर पैनल लगवाओ, अच्छा होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है, आपके जो पैनल होते हैं वो घर के अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं, लोगों को बताना है। लेकिन बताने के लिए आप डेमो तो दोगे ना, बिना डेमो लिए आजकल कुछ काम नहीं होता, तो डेमो देना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए उसे डेमो पर्पस के लिए हमने डिसाइड किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डेवलप करेंगे एज अ मॉडल सोलर विलेज। मॉडल सोलर विलेज में हर एक घर पर रूफटॉप पैनल होगा। रूफटॉप पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो उस घर के अप्लायंसेस को रन करेगी, और जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी होगी, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो उसको ग्रिड में भेजा जाएगा। बदले में जिस भी घर में रूफटॉप पैनल है उनको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा टारगेट है। तो रिसेंटली गाइडलाइंस पब्लिश की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल सोलर विलेज अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। किसने नोटिफाई किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इसमें कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे विलेज जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 5000 है और वो विलेज रिवेन्यू विलेज है। वो विलेज कैसे है? रिवेन्यू विलेज है, 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसे विलेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे इन द प्लेन एरिया। और हिली एरिया के लिए कंडीशन है 2000 पॉपुलेशन। तो ऐसे विलेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इनको डेवलप करेंगे एज अ सोलर विलेज, ठीक है, जिसके लिए बजट है 800 करोड़ रुपीस। एक विलेज को डेवलप करने के लिए, एक विलेज को डेवलप करने के लिए 1 करोड़ रुपीस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? डन। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, रिसेंटली इनको 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को रिसेंटली 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, 2014 में, और अभी इसको रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका पर्पस है हमारे देश में, चाहे वो रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, ऐसे सभी लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको बैंक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बैंक अकाउंट की फैसिलिटी के साथ साथ उनके अंदर एक सेविंग हैबिट को डेवलप करना। ऑब्वियस सी बात है, बैंकिंग फील्ड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने पीएम जनधन योजना को लॉन्च किया था 2014 में, ठीक है। इतनी चीजें। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि FY25 2024-25 के लिए हमारा टारगेट है कि अंडर द स्कीम हम 3 करोड़ नए अकाउंट्स को ओपन करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर। प्रधानमंत्री जनधन योजना में वो सभी लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, उनको जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। रुपे डेबिट कार्ड आपका एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर करता है 2 लाख रुपए का। इसके अलावा वो सभी लोग जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होते हैं, उनको 10,000 रुपीज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली यहाँ पर, मतलब यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको लीड कर रहे थे, और रिसेंटली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव कर दिया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए जो बजट है वो 2817 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल इनोवेशन लाना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज द अम्ब्रेला स्कीम सपोर्टिंग डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इन इंडिया, क्योंकि हमारा टारगेट है विकसित भारत एट 2047।
तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए बजट कितना है? 2817 करोड़ रुपीस का बजट देखने को मिल जाएगा। अब इसके आपके पास 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? पहला है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो आपके फार्मर हैं, फार्मर की जो प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी। जो भी आपने क्रॉप जितने भी एरिया में कल्टीवेशन किया है, पूरा उसका जियो मैपिंग होगा, जियो टैगिंग होगी। आपकी यील्ड कितनी रही है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, कौन सी क्रॉप आपने कितने एरिया में कल्टीवेट की है, पूरा उसका मैपिंग किया जाएगा, डिजिटल डेटाबेस को रेडी किया जाएगा। ठीक है। फिर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें फार्मर्स की हेल्प की जाएगी। आपके पास वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, सॉइल कैसी है, सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है, कितने मिनरल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा को जो क्रॉप का डेटा है उसको प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल की मैपिंग की जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर एग्रीश्योर फंड के बारे में फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप। रिसेंटली नबार्ड में ये वाला क्वेश्चन, ये वाली गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने रिसेंटली एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप। ठीक है। हमारे देश में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड क्रिएट किया है जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड, जिसका टोटल कॉर्पस है 750 करोड़ रुपीस। क्लियर है इतनी चीजें? तो एग्रीश्योर फंड को बनाया गया है जो कि रजिस्टर है अंडर द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। इस फंड को, इस एग्रीश्योर फंड को मैनेज कौन करेगा? नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे 750 करोड़ रुपीस कहाँ से आएंगे? तो 250 करोड़ रुपीस हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो देगा। 250 करोड़ रुपीस नाबार्ड प्रोवाइड करेगा। रिमेनिंग जो 250 करोड़ रुपीस हैं वो अलग अलग जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 750 करोड़ रुपए का कॉर्पस रेडी किया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड। इस फंड को मैनेज करने का काम नेब वेंचर लिमिटेड करेगी। जो नेब वेंचर लिमिटेड है एक सब्सिडरी है, एक सहायक कंपनी है नाबार्ड की। अब इस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये जो फंड है, ये जो स्कीम है, इसका ड्यूरेशन 10 ईयर का है और मैक्सिमम इसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अंदर 85 एग्रीकल्चर स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। कितने स्टार्टअप सपोर्ट होंगे? 85 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी स्टार्टअप में वो 25 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ गाइडलाइंस में चेंज किया गया है। क्या कहा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा है ऐसे वो सभी लोग जिन्होंने 2 से ज्यादा अकाउंट ओपन करके रखे हैं अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो लोग एक्स्ट्रा अकाउंट को क्लोज कर दें। पहला कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे आपने अगर किसी बच्ची का अकाउंट ओपन किया है उसके ग्रैंड पेरेंट के नाम पे, तो उसको लीगल पेरेंट और लीगल गार्जियन के नाम पे कन्वर्ट करा लो। अगर आपने ग्रैंड पेरेंट के नाम पे अकाउंट को ओपन किया है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है, उसको क्लोज कर लिया जाए। ये तो गाइडलाइंस पब्लिश की है अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ अकाउंट ओपन अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, तो गार्जियनशिप जो है वो आपके नेचुरल गार्जियन या फिर लीगल गार्जियन के पास ट्रांसफर हो जाए, पहली चीज। और ऐसी जो फैमिलीज है जिन्होंने 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स को ओपन करके रखा है, तो एडिशनल अकाउंट्स को वो क्लोज कर दे, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट क्लोज कर देगी। नाउ बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 की स्कीम है अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? वो सभी गर्ल चाइल्ड जिनकी एज बिलो 10 इयर्स है, तो उनके पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस उनके बिहाफ में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और कोई भी पेरेंट सिर्फ 2 लड़कियों के लिए या केवल 2 ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स को ओपन किया जा सकता है। ठीक है। द स्कीम इनेबल गार्जियंस टू ओपन अ सेविंग अकाउंट फॉर देयर गर्ल चाइल्ड। ठीक है। लेकिन गर्ल चाइल्ड जो है वो इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे मस्ट है। एज 10 साल से कम होनी चाहिए। ओनली वन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज अलाउ पर गर्ल चाइल्ड और मैक्सिमम 2 अकाउंट्स को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो आपको मैच्योरिटी होती है वो क्या होती है? 18 साल। 18 साल की जब लड़की हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए या उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स है, मतलब 21 साल तक लड़की जब तक नहीं होती तो आप इसका पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट तो मिनिमम 250 रुपीज है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज आपका डिपॉजिट साइज होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें टैक्स एग्जम्पशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। रिसेंटली इस स्कीम को भी 5 साल पूरे हो गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को कब लॉन्च किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 12 ऑफ सितंबर 12 सितंबर को 2019 में 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये स्कीम किसके लिए है? जो हमारे देश के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेत नहीं है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम खेत है, ऐसे फार्मर्स इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मानधन योजना ये एक ओल्ड पेंशन स्कीम है और एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इनरोल कर सकता है। इनरोलमेंट करने के बाद आपको मंथली प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे तो 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। 3,000 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, कोई भी फार्मर जिनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है इस स्कीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं। आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 55 रुपीज से लेकर 200 रुपए पर मंथ तक का होगा। जब 60 साल के हो जाएंगे तो 3,000 रुपए पर मंथ आपको मंथली पेंशन मिलेगी। इस स्कीम को रेगुलेट करता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। बस कंडीशन इतनी है कि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। इस स्कीम के अंदर जो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुआ है वो बिहार में हुआ है, फिर झारखंड में हुआ है, फिर यूपी में हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से देखेंगे हम हमारी ये सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कंप्लीट हो जाती हैं 2024 की। ठीक है, आप इनकी एक लिस्ट बनाएंगे। आज आपका काम है, ये काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर स्कीम का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे इस स्कीम को एग्जीक्यूट कौन करता है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री। साथ ही साथ लिखते जाएंगे कि सेंट्रल स्पॉन्सर है, सेंट्रल सेक्टर है, क्या स्कीम है ये। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे लॉन्चिंग डेट या लॉन्चिंग ईयर क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बजट। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट बना लेंगे ना तो याद करना और भी इजी हो जाएगा। तो मैंने पूरी 1 साल की गवर्नमेंट स्कीम कवर करा दी है। 6 महीने की ये हो गई और 6 महीने की आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से 1 साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है या उनमें कोई एक्सटेंशन हुआ है वो हमने देख लिया। ठीक है, इतनी चीजें। पीडीएफ के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना, वहां पर 6 मंथली मैगजीन से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी सारी बातें हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना और आप नेक्स्ट कौन सा सेशन देखना चाहते हैं। टेक केयर।